हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा में समस्यात्मक बालक यानी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के बारे में बताने वाली हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये ही हमारा जो समस्यात्मक बालक है, ये देखिए 2016 में भी पूछा गया, 17, 18, 19, 20, 22, ठीक है। तो इस तरीके से सारे सन में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बने हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं या कोई भी नोटिफिकेशन दूं तो या कोई भी लाइव क्लासेस लूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं हम समस्यात्मक बालक की यानी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। तो ये समस्यात्मक बालक कौन कौन से होते हैं? तो समस्यात्मक बालक या तो बच्चा चोरी करता है, चोरी करने वाले बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं, या फिर जो है प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक में कहीं ना कहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब कोई टीचर क्या होता है, जो हमारे क्लास में सबसे तेज बच्चे होते हैं वो जल्दी से काम कर लेते हैं, और जब जल्दी से वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी जब कोई टीचर कोई भी वर्क देता है उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, और कंप्लीट करने के बाद दूसरों जो उनके पड़ोस में बच्चा होता है जो थोड़ा सा मंद बुद्धि का हो या फिर सामान्य बुद्धि का हो, जो भी हो, उसको वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से उसको भी एक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में कहीं ना कहीं रखा गया है। और हम ये भी कह सकते हैं झूठ बोलने वाले बालक, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, वो भी हमारे समस्यात्मक बालक होते हैं। इसके साथ साथ बहुत गुस्सा करने वाले बालक, देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी बातों का गुस्सा करने लगते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो भी हमारी क्लास को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो एक तरीके से ये भी एक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। चौथा हम कह सकते हैं जो क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरों पे अटैक करने वाले बालक होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट, है ना, बहुत परेशान करना, तो ये भी समस्यात्मक बालक में आ जाते हैं। तो ये सभी होते हैं समस्यात्मक बालक। चोरी करने वाले बालक, बच्चों के पेन को चुरा लिया, बच्चों की पेंसिल चुरा ली, कॉपी चुरा ली और उनके पैसे चुरा लिए। तो इससे क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है और किसी बच्चे का कुछ चोरी हो गया तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है ना। पूरा बच्चे हंगामा कर देते हैं, मेरी पेंसिल चोरी हो गई, मेरी बुक चोरी हो गई, मेरी कॉपी चोरी हो गई। तो इस तरीके से हमारी क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये आते हैं समस्यात्मक बालक, इन्हें हम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि समस्यात्मक बालक की जो हमारी बुक में परिभाषा दी गई, वो क्या अर्थ बताया गया है इसकी, और क्या इसकी परिभाषा दी गई, इसके बारे में बात करते हैं। तो समस्यात्मक जो ये क्या होती है, ये सामान्यतः समस्याएं पैदा करने वाले बालकों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। तो आप बात बिल्कुल समझिए, समस्यात्मक बालक का मतलब क्या होता है। जो जनरली क्या करते हैं, हमारे क्लास में या कोई समस्या पैदा करते हैं, जो परेशानी पैदा कर दे, समस्या पैदा कर दे, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहते हैं। यानी कि हम, जैसे मान लो आप प्राइमरी स्कूल के जब आप टीचर बनोगे, आप क्लास में पढ़ाने के लिए गए हो और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इससे हमारी क्लास में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, समस्या पैदा कर देते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये जनरली कह सकते हैं कि सामान्यतः समस्या पैदा करने वाले बालकों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। ये इसका अर्थ है, ठीक है। बात करते हैं, समस्याएं प्रातः तब खड़ी होती हैं जब वे बालक कुछ असामाजिक या अनैतिक कार्य करने लगते हैं, यानी कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जो असामाजिक होते हैं और अनैतिक होते हैं, तो जिससे हमारी समस्या खड़ी हो जाती है। और क्या करते हैं, और बार बार समझाने या मना करने पर भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाते। यानी एक बच्चा अगर क्लास में चोरी कर रहा है, आपने उसको पनिशमेंट दी, ठीक है, आपने उसको पनिश्ड किया, फिर भी वो नहीं मान रहा है, लगातार वो कुछ ना कुछ चोरी कर रहा है, तो इससे हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी क्लास क्या करते हैं, हमारे लिए वो समस्या पैदा कर देते हैं। या एक बच्चा क्या है, बार बार किसी बच्चे को छेड़ रहा है, मार रहा है, ठीक है, मार पीट के आप जब तक आप बोर्ड पे, देखा होगा आप बोर्ड पे कोई भी चीज़ लिख रहे हो, जब तक आप बच्चों को लिखा रहे हो, और तब तक पीछे से कोई एक बच्चे को मार देता है, पीछे से आवाज़ आई, मैम इसने मुझे मारा है, मैम राम ने मुझे मारा, मैम राम ने मुझे पीटा, ठीक है, तो पीछे से आवाज़ आती है, आप जब तक मुड़ के देखते हो वो चुप से बैठ जाता है ना। तो ये समस्या पैदा कर देते हैं बालक। तो इससे हमारी क्लास क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन आंसर, मान लो गणित ही आप क्लास में गणित पढ़ा रहे हो, और गणित पढ़ाए जैसे ही आपने कोई सवाल दिया, एक प्रतिभाशाली बालक है, उसने उस सवाल को कर लिया, अब वो क्या करेगा, अपने पड़ोस वाले को डिस्टर्ब करेगा, अरे तुम तो अभी तक नहीं कर पाए, उसको कहीं पेंसिल लगाएगा, कहीं उसकी चुटकी नोचेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। तो समस्या इस तरीके से पैदा हो जाती है क्लास में।
फिर क्या है, और फिर भी बार बार मना करने के बाद भी हम उसको डांट भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, फिर भी वो समझता नहीं है, तो भी बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो समस्यात्मक बालक का मतलब समझ गए, जो हमारी कक्षा में समस्या को पैदा करे वो समस्यात्मक बालक होता है। ठीक है, वह बालक जो परिवार एवं कक्षा व विद्यालय में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, यानी छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न कर दें, ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार से बच्चों से भिन्न होता है, यानी सामान्य प्रकार के बच्चों से अलग अलग होता है। तो इसको भी कंट्रोल करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करो, जैसे मान लो जैसे कोई प्रतिभाशाली बालक है, तो उसको देखा होगा, अगर कोई क्लास का बच्चा बहुत अच्छा बहुत तेज़ होता है पढ़ने में, तो उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि इसको मॉनिटर बनाएंगे, अभी ये जब ये इसको काम कोई देंगे, ये कर लेगा, फ्री बैठेगा, तो दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, तो इससे कहेंगे कि आप बच्चों को देखे रहिए, बाकी बच्चों को देखिए, कोई बात ना करे, कोई बोले ना, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, देखिए कोई अपनी बुक कॉपी में नोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो मॉनिटर बने रहते हैं, तो एक तरीके से वो बिजी रहते हैं, यानी कि इनको बिजी रखना। तो इसी तरीके से ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार के बच्चों से थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए समस्या बने रहते हैं, जो उस एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, उस वातावरण के साथ अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, नहीं क्या करते, समायोजित मतलब नहीं ढाल पाना, नहीं रह पाना, उस वातावरण में अपने आप को नहीं ढाल पाना, अपने आप को मिलजुल कर नहीं रख पाना। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं समायोजित करना। तो ये समायोजित नहीं कर पाते। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, समस्यात्मक बालक क्या होते हैं? जो सामान्यतः समस्या पैदा करने वाले बालकों को समस्यात्मक बालक कहते हैं, यानी जो सामान्यतः समस्या पैदा कर देते हैं उन्हें हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। समस्यात्मक बालक जो होता है, समस्या प्रायः तब खड़ी होती है जब वे बालक कुछ असामाजिक और अनैतिक कार्य करने लगते हैं। ठीक है, और बार बार समझाने या मना करने पर भी क्या करते हैं, अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाते, यानी बार बार समझाने पर, बार बार मना करने पर भी वो नहीं मानते हैं और वो जो उनके मन में आता है वो करते हैं। वह बालक जो परिवार एवं कक्षा या विद्यालय की भांति की समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही चोरी करें, वो जहाँ जाते हैं वहाँ चोरी करते हैं, अपने घर में भी चोरी करते हैं, स्कूल में भी चोरी कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार से बच्चों से भिन्न होता है। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित भी नहीं कर पाते हैं, मिलजुल नहीं पाते हैं। ठीक है, अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए समस्या बने रहते हैं। अगला है समस्यात्मक बालकों के प्रकार। हम कैसे जानेंगे कि जो समस्यात्मक बालक हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो समस्यात्मक बालक के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि चोरी करने वाले बालक, जो चोरी करते हैं बालक, तो हमारी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारे लिए समस्या पैदा कर देते हैं। झूठ बोलने वाले बालक, बात बात पे झूठ बोलना, मैं मुझे बुखार था इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया, कभी भी होमवर्क करके नहीं आते हैं, पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं, होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं तो उनके नोट्स भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और बात बात पे झूठ बोलना, आज ये छुट्टी करना, वो छुट्टी, ऐसे बच्चे छुट्टी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप कभी कोई टेस्ट वगैरह लेते हो तो उनका अनुमान भी आप नहीं लगा पाते हो कि ये बच्चा किस विषय में अच्छा है, किस विषय में नहीं, क्योंकि वो कभी टेस्ट देते ही नहीं है। टेस्ट देने के नाम पे उनको फीवर आ जाता है, बहाने करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। ठीक है, क्रोध करने वाले बालक, बहुत ज़्यादा जिन बच्चों के गुस्सा होता है वो भी समस्या पैदा कर देते हैं। एकांत पसंद करने वाले, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, भाई क्लास में तो सभी बच्चे एक दूसरे मिलजुल कर रहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल कुछ पसंद ही नहीं होता, वो एकांत बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसे भी बच्चे समस्यात्मक बन जाते हैं। मित्र बनाना पसंद ना करने वाले बालक, अब आप क्लास में आए हो तो आपको कोई ना कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होता ही होता है ना, आप छोटे हो या बड़े हो, आपका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है। तो ये बच्चे जो बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना चाहते हैं, कोई मित्र से मिलना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे भी समस्यात्मक बालक में ही आते हैं। ठीक है, अगला है आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले। आक्रमणकारी मतलब चुटकी नोच लिया, किसी को काट लिया, किसी को धक्का मार दिया, किसी के बाल घसीट लिए, है ना। तो इस तरीके से ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक में आते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं विद्यालय से भाग जाने वाले बालक। बहुत से बच्चे होते हैं क्लास को बंक कर देते हैं, भाग जाते हैं क्लास में, जो क्लास नहीं पसंद आई, उसमें रुचि नहीं हुई, या कोई अकड़ू टाइप का टीचर, मान लो इंग्लिश का टीचर अकड़ू टाइप का है तो उनको भाई समझ में नहीं आता है। ठीक है, हाँ, कोई अगर ऐसा टीचर है जो बिल्कुल भी मारता नहीं है, सिर्फ समझाता है, आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आए और गए, उनकी वो क्लास तो वो अटेंड करेंगे। लेकिन थोड़ा कहते नहीं, टाइट वाला टीचर, एकदम मतलब अकड़ू टाइप का और बहुत वैसा टीचर होता है, तो वो क्लास को बंक कर देते हैं या फिर स्कूल से ही भागने की कोशिश करते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है,
भयभीत रहने वाले बालक बहुत ज़्यादा डरे डरे से रहते हैं। भयभीत मतलब होता है डरे डरे से रहना। कुछ बच्चे क्लास में बहुत डरे डरे से रहते हैं, तो वो भी समस्यात्मक बालक में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि जब डर डर के रहेंगे तो वो आगे किसी चीज़ में आते नहीं हैं। उनको किसी चीज़ में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, डर की वजह से अपने अंदर की रुचियों को मार देते हैं। छोटे बालकों को तंग करने वाले बालक, कुछ बालक ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे कि छोटे बच्चे जा रहे हैं, उनको टीप लगा दी है ना, या उनको डांट दिया, कुछ भी कर दिया, धक्का दे दिया, मार दिया, तो ऐसे भी बच्चे बहुत तंग करते हैं। कक्षा में देर से आने वाले बालक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल टाइम पे कभी आते ही नहीं हैं, हमेशा देर में आते हैं। तो जब देर से आते हैं तो उनका वर्क कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, उनको अच्छे से समझ नहीं पाते। भाई टीचर जब तक समझा दिया, तुम आ रहे हो 45 मिनट की क्लास है, तुम 30 मिनट में आ रहे हो, 30 मिनट जब बचा है तब 30 मिनट जब बीत गए तब आप आ रहे हो, 15 मिनट बचे आप आए हो, तो आपको क्या समझ में आएगा और क्या नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कक्षा में देर से आने वाले बालक ये सभी समस्यात्मक बालक में आते हैं, यानी जो हमारी कक्षा में समस्या, हमारे विद्यालय में, हमारे परिवार में समस्या को पैदा करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं समस्यात्मक बालकों की परिभाषा, यानी जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। वैलेंटाइन ने समस्यात्मक बालकों की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार दी है। इन्होंने कहा है कि समस्यात्मक बालक शब्द सामान्य रूप से ऐसे बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, ऐसे बच्चों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया गया है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। या तो वो चोरी करने वाले होंगे, या तो फिर वो झूठ बोलने वाले होंगे, या तो वो कक्षा में देर से आने वाले होंगे, या फिर भयभीत बालक होंगे, या फिर वो मारपीट वाले बालक होंगे। किसी न किसी तरीके से उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, किससे, सामान्य बच्चों से। अगला है सामान्य बालकों की समस्याओं का दूर करने के उपाय। समस्यात्मक बालकों की जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे दूर करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही बार ये पूछा गया। देखिए मैंने कहीं कहीं पर आपका क्या होता है ये नहीं लिखाया है कि ये 2016 में आया है, 2017 में आया है, 2018 में आया है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, टाइम की बात नहीं, मैं भूल गई थी यहाँ पर मेंशन करना। तो ये मत समझिएगा कि जहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है सन वहाँ पर नहीं आएगा। जब आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी ना, वहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी कि मैम ने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। अभी तो आपको नहीं पता चली, जब मैं अभी आपके 1 मई से मैं स्टार्ट कर दूँगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर महा मैराथन, ठीक है, बैक टू बैक देना स्टार्ट कर दूँगी, तब देखिएगा आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें मैम ऑलरेडी अब क्लासेस में पढ़ा चुकी हैं। समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को दूर करने के उपाय। पहला है झूठ बोलने वाले बालक। तो झूठ बोलने वाले बालक की हम समस्याओं को कैसे दूर करें? तो बालकों की झूठ बोलने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। क्या करने चाहिए? बालकों को झूठ के नुकसान और सच के फायदों से अवगत कराना चाहिए। यानी अब बच्चा है, ऐसा नहीं है कि उसकी आदत कभी छूटेगी नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसी आदत नहीं होती है, चाहे वो बुरी हो, चाहे कितनी भी बुरी आदत हो, दुनिया की कोई भी ऐसी आदत नहीं जिसे आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर आ जाओ तो दुनिया की सारी आदतें छोड़ सकते हो। तो बालकों को झूठ बोलने के नुकसान बताना है कि उनको झूठ बोलने से क्या नुकसान होगा, ठीक है। वो मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, लोग उन्हें तरह तरह की बातें करेंगे। अगर आप एक बार झूठ बोलोगे और लोग आपको झूठा कहेंगे, ठीक है, तो उनको उसके नुकसान और फ़ायदे सभी चीज़ें बताना। उससे रिलेटेड नैतिक शिक्षा की जो कविताएँ जो नैतिक शिक्षा से रिलेटेड जो कविता होती है उनके बारे में बताना, ठीक है। कहानियों को सुनाना, है ना, नैतिक शिक्षा में बहुत अच्छी अच्छी झूठ बोलना, चोरी करने से रिलेटेड कहानियाँ होती, उन कहानियों को सुनाना और सच के फ़ायदों से उनको अवगत कराना चाहिए, ठीक है। सच के फ़ायदों को उनको बताना चाहिए। सत्य बोलने वाले बालकों को पुरस्कार व झूठ बोलने वाले बालकों को मनोवैज्ञानिक दंड दिया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दंड का मतलब समझते हैं, मतलब बात कहते नहीं, बातों की मार देना, है ना। मनोवैज्ञानिक दंड क्या होता है? बातों की मार देना, ना कि डंडा लेकर पीट देना, नहीं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक दंड देना यानी कि सत्य बोलने वाले बालकों को पुरस्कार व झूठ बोलने, आप सत्य बोलने वाला कोई बच्चा आपकी क्लास में सच बोलता है, आप कहोगे राम और श्याम यहाँ आइए, देखिए राम बहुत अच्छा लड़का है, इसने हमेशा सच बोला, ये सच बोलता है, इसके लिए इसको पुरस्कार दिया जा रहा है। तो जो झूठ बोलता है बच्चा ना, वो खुद ब खुद अपना झूठ बोलना छोड़ देगा। क्यों? सिर्फ पुरस्कार के लिए कि मैम मुझे पुरस्कार देंगी। पुरस्कार का मतलब जानते हैं क्या होता है? यहाँ पर पुरस्कार का मतलब यहाँ पर प्राइज़ देना, यहाँ पर ये नहीं है। पुरस्कार का मतलब होता है कि उसको शाबाशी देना, ठीक है, 4 लोगों के बीच उसकी तारीफ़ करना। समझ में आ गया? पुरस्कार का मतलब ये नहीं है कि मिठाई का डिब्बा लाकर उसे दे दिया, है ना, वो नहीं, ये ट्रॉफ़ी दे दी, ट्रॉफ़ी नहीं मिलती है सच बोलने की, बल्कि उसके ऊपर 1-2 अच्छे शब्द बोल देना,
उसकी तारीफ़ करना, उसकी पीठ तारीफ़ से ठोकना, है ना, ये होता है पुरस्कार। और मनोवैज्ञानिक दंड का मतलब होता है कि उसको झूठ बोलने के, जो झूठ बोला है उसने, उसके बारे में जब आप एक सच बोलने वाले का झूठ बोलने वाले का कंपेयर करोगे तो ये एक मनोवैज्ञानिक दंड हो गया। ठीक है, बालकों को इस भय से मुक्त किया जाना चाहिए कि सच बोलने पर उनकी गलतियों पर उन्हें दंड दिया जाएगा। यानी कि इस जो भय से, यानी कि बालक जो होते हैं उनको ये, उनके अंदर ये डर, भय मतलब होता है डर, इस डर को मुक्त मतलब दूर करना, इस डर को दूर कर देना चाहिए कि सच बोलने, अगर आप सच बोलोगे, कितनी भी आपके अंदर कठिनाई आ जाए, आपकी लाइफ में कितनी भी आपके जीवन में कठिनाई आ जाए, लेकिन आपको सच बोलना है। तो बालकों को ये गलतफहमी उनके दिमाग से हटा देनी चाहिए, ये डर उनके दिमाग से हटा देना चाहिए कि अगर आप सच बोलोगे तो आपकी गलतियों पर आपको मार पड़ेगी। ठीक है, यानी कि कितना भी आपके अंदर कोई भी, आपको ये नहीं डर रहना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर सच बोल दूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, तो बच्चा झूठ बोल देता है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है, इसके विपरीत वे अप्रिय होने पर भी यदि सच बोले तो उन्हें सत्य, विवेक या ज्ञान कराते हुए क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, यानी बच्चा अगर कोई गलती कर दिया है, यहाँ पर ये कहा गया अगर बच्चे ने कोई गलती कर दिया और अगर वो सच बोलना है कि हाँ मैम मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ही राम को मारा या मैंने ही श्याम को मारा था, मेरी गलती थी, तो इस पर बच्चे को माफ़ कर देना चाहिए। अगर वो सच बोल रहा है उसके बाद भी आप उसको पीट दे रहे हो, तो दूसरा जो बच्चा, यानी क्लास में और भी जो बच्चे बैठे हैं, मान लो कि 30 बच्चों की क्लास है और एक बच्चे ने अपने सच को बता दिया, तो जो यहाँ पर बैठे हुए जो 29 बच्चे हैं, यानी 29 बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, ये भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अगर आपने इनके सच पर, उसके सच बताने पर भी, उसकी गलती स्वीकार करने पर भी आपने उसको पीट दिया कि तुमने सच बोला तो क्या हुआ, लेकिन तुमने गलती तो की थी ना, आओ तुम्हें पीट देते हैं ना, तो 29 जो बच्चे हैं वो खराब जाएंगे। अगर वो, उनको ऐसा लगेगा कि अगर हम अपने टीचर को या अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को अगर सच बता देंगे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई तो मुझे इसका दंड मिलेगा, तो इससे वो झूठ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अगला है, सत्य बोलने पर बालक के साहस व निर्भीकता की प्रशंसा करनी चाहिए। सत्य बोलने से बालक के साहस, कि कितना बच्चा कितना साहसी है, कितना ब्रेव है, ठीक है, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा मतलब उसकी तारीफ़ कर देनी चाहिए। ठीक है, बालकों के सामने बड़ों को भी सत्य बोलने का आदर्श रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक झूठे टीचर हो या आप एक झूठे पेरेंट्स हो या आप एक झूठे भाई बहन हो और अपने छोटे को सिखा रहे हो कि सच बोलो, है ना, तो ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने आदर्श को देख, अपने आइडियल को देख देख कर ही सीखता है। भाई बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा जो होता है वो अपने टीचर की नकल कर करके ही तो सीखता है। जब टीचर क्लास में आते हैं छोटे बच्चे, क्या आ जाने कि गुड मॉर्निंग क्या होता है, गुड आफ्टरनून क्या होता है, या हम कोई बड़ा हम आता है हमारे क्लास में तो हमें खड़े होना चाहिए, ठीक है, उसके कहने पर हमें बैठना चाहिए, सारी चीज़ें तो वो वहीं स्कूल में ही आकर सीखता है ना, घर पे ही अपने माँ बाप के संस्कार देख के ही तो सीखता है ना। तो बड़ों को भी सच बोलना चाहिए। ठीक है, बालकों को स्वयं प्रेरणा, यहाँ पर प्रेरणा होगा, ठीक है, स्वयं प्रेरणा, स्वयं निर्णय और स्वयं मूल्यांकन के अवसर दिए जाने चाहिए। बालकों को खुद मोटिवेट करना, यानी वो अपने आप से मोटिवेट हो, देख देख कर लोगों को अपने आप से मोटिवेट हो, अपने आप से निर्णय लें, अपने आप से अपनी जांच करें, अपना मूल्यांकन उनको करने की खुद उनको अनुमति देनी चाहिए। अगला है, बालकों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उनको अंदर प्रयास कराना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करानी चाहिए कि वो अपने क्या हो, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, चलिए अगला हमारा है झूठ बोलने वाले बालक। ठीक है, क्या है यहाँ पर अगला है, अच्छा झूठ बोलने वाले बालक, सॉरी हम यहाँ पर हो गया है झूठ, ये डबल लिख गया। ठीक है, चोरी करने वाले बालक। अगला क्या, सेकंड क्या था, चोरी करने वाले बालक। चोरी करने वाले बालक से हमें क्या करना चाहिए, बहुत से बालकों में चोरी करने की गंदी आदत पड़ जाती है ना। एक बार वो देखते हैं चोरी कर लेते हैं, मान लो 10 रुपये रखे हैं, कभी उनको 1 रुपये के अलावा कभी दिया ही नहीं घर वालों ने, तो वो क्या करते हैं, 10 रुपये देखकर लालच उनको आ जाती है और वो चोरी कर लेते हैं। तो धीरे धीरे उनकी ये लालच बढ़ती रहती है और एक बड़े से चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से बालकों में चोरी करने की गंदी आदत पड़ जाती है। अपने घर से सहपाठियों के बस्तों से, मिलने जुलने वाले लोगों के पास से वस्तुएं चुराना उनकी आदत बन जाती है। ये बालक प्रायः घर से अभाव, ठीक है, घर में अभाव यानी कि घर में कोई उन पर जो है मतलब क्या करता है, अभाव का मतलब ये होता है ध्यान ना देना, गरीबी, या तो गरीबी हो सकती है, ठीक है, गरीबी के कारण भी बच्चे चोरी करते हैं,
माता पिता की उपेक्षा, बदला, शत्रुओं के कारणों से ऐसा करने लगते हैं। इनकी ये बुरी लत छुड़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए। क्या प्रयास किए जाने चाहिए, जो हमारा मेन पॉइंट है, बालकों को कहानियों यानी कि जो नैतिक शिक्षा में किताबें होती हैं, देखा होगा नैतिक शिक्षा की बुक होती है, उसमें अच्छी अच्छी सी कहानी लिखी होती है ना, वो सुनाना, जीवनियों तथा उदाहरणों के माध्यम से चोरी के दुष्परिणामों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी प्रयास करना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए। चोरी के पकड़े जाने पर बहुत अधिक शारीरिक दंड आदि न दे करके मनोवैज्ञानिक विधियों से उन्हें चोरी से विमुख रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा क्लास में चोरी करता है तो फिर वो टीचर क्या करता है, सभी बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध देता है, और वो क्या करता है, जब पट्टी बांध देता है तो उस बच्चे को नहीं पता होता है कि टीचर की भी आंख में पट्टी बंधी, टीचर भी अपनी आंख पे पट्टी बांध लेता है, और वो उससे कहता है कि जिस किसी ने भी चोरी की है सभी की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, तो वो निकाल के रख दे। वो बच्चा जब निकाल के उस सामान को रख देता है, और वो जब बड़ा होकर क्या बन जाता है, एक अधिकारी बन जाता है। अधिकारी बनता है तो वो अपने टीचर के पास जाता है और कहता है कि कल आपने मुझे डांटा नहीं होता, या ये मेरे साथ नहीं किया होता तो आज मैं चोर होता, ना कि एक अधिकारी होता। तो टीचर क्या कहते हैं, अच्छा तुम वही बच्चे हो जिसने चोरी की थी। तो वो शॉक्ड हो जाता है बच्चा कि आपको नहीं पता कि मैंने चोरी की थी। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उस वक्त मैंने अपनी भी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि वो जो बच्चा जिसने चोरी की है उसकी नज़र वो मेरी नज़रों से गिर जाए। ठीक है, तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। तो इस तरीके की कहानियाँ सुनाना, इस तरीके के व्यवहार करके बच्चा चोरी करना छोड़ देता है। ठीक है, अगला है, ये होता है एक मनोवैज्ञानिक विधि, एक तरीका। चोरी के कारणों का पता लगाकर यथासंभव उनके अभाव की पूर्ति भी की जानी चाहिए। बालक की हर मांग को तिरस्कार या उपेक्षा से नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, बालक कोई अगर कोई भी चीज़ मांग रहा है, घर वालों से उसकी मांग कर रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको गुस्सा मत करो, उस पर गुस्सा मत करो। ठीक है, उसको क्या करो, उसको परेशान मत करो, उसको डांटो मत, किसी के सामने उसकी उपेक्षा यानी उसको बेइज्जत मत करो। ठीक है, बल्कि उसकी जायज़ आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बच्चा मेरा पैसे मांग रहा है तो सही, कोई गलत काम नहीं करने जा रहा है, अच्छी चीज़ के लिए मांग रहा है, तो उसको उसके लिए देना चाहिए पैसे। बालकों को कुछ ना कुछ जेब खर्च अवश्य दिया जाना चाहिए। आप उसको बिल्कुल जेब खर्च नहीं दोगे, उसका दोस्त, मान लो उसका दोस्त 5 रुपये रोज़ खर्च कर रहा है और उस बेचारे बच्चे को 1 रुपये भी नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा। बालकों की शक्ति को उनकी रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप कार्यों में लगाना चाहिए। उसमें उचित अनुचित समझ उत्पन्न करनी चाहिए। क्या उसके लिए उचित है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, ये सारी समझ भी उसके अंदर विकसित करनी चाहिए। अगला है झगड़ालू बालक। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था ना, जो आक्रमणकारी बालक होता है या झगड़ालू बालक भी हम जिसे कह सकते हैं, बहुत झगड़ा करने वाले बालक। तो कुछ बालकों में अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ अनावश्यक रूप से झगड़े करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब बेवजह की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसके लिए खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत है, नहीं कि खाली दिमाग शैतान का घर, खाली बैठे हैं तो कुछ नहीं तो कुछ लड़ाई करना शुरू कर दी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये कहावत चरितार्थ होती है। ऐसे बालकों को उनकी रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं के अनुसार सदैव कुछ उपयोगी कार्यों में लगा रहना चाहिए। यानी कि उनको अगर वो खाली बैठे तो उनको कुछ ऐसा काम दे दो कि वो उसमें बिजी रहे। जैसे आप कह दो कि चलिए ब्लैक बोर्ड साफ़ करिए, ठीक है, डस्टर उठाइए, ब्लैक बोर्ड साफ़ करिए, या फिर कोई और काम दे दो, चलो भाई बच्चों को कह दो चुप हो जाएं, क्लास में जितने भी बच्चे शोर कर रहे हैं इनको चुप कराओ। तो ऐसे काम, वरना अगर वो खाली बैठेगा तो क्या करेगा, किसी को मारेगा ही, पीटेगा, है ना। देखा होगा मारने पीटने लगते हैं। इन बालकों का मस्तिष्क प्रायः उर्वर होता है, अतः यदि इनका समुचित मार्गदर्शन किया जाए तो वे उपयुक्त बालक बन सकते हैं, यानी एक अच्छे बालक बन सकते हैं। अगला है क्रोधी बालक, है ना, गुस्से वाला बच्चा। कुछ बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं ना, जरा सी बात पे गुस्सा करते हैं। तो क्रो के अनुसार क्रोध को निम्न रूप से व्यक्त किया है। क्रो ने कहा है कि क्रोध आक्रामक व्यवहार द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है कि क्रोध अंधा होता है, गुस्सा कैसा होता है, अंधा होता है। कहते नहीं, आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं ना, कुछ भी आपके मुंह में जो भी आता है वो बोल जाते हैं। एक पल के लिए भूल जाते हैं कि कल हमें इसी से बात करनी। कहते हैं कि इतना बोलो कि दूसरों के सामने नज़र उठाकर देख सको, है ना, इतना बोलो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना कह जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि उसकी बुद्धि क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है। बालक प्राय अपनी इच्छा पूरी न होने
जब प्रिय वस्तु के खोने या टूटने या ईर्ष्या या द्वेष या शत्रुता या उद्देश्य प्राप्ति में बाधा, कुंठा, निराशा, कमजोरी, बीमारी या अपने प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण कभी कभी क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। यानी कोई बच्चा कोई चीज़ चाहता, आपने देखा होगा बच्चे अगर मेले में ले जाओ तो खिलौने, या आप किसी भी शॉप पे ले जाओ तो खिलौने नहीं दिलाओ तो फिर कितना गुस्सा करते हैं, वहीं पे लौटने लगेंगे, पैर पटकने लगेंगे, मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से या किसी से दुश्मनी हो या उसकी अच्छी चीज़ टूट गई हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो इस वजह से भी वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके का ये सभी क्रोध का कारण बन सकता है। अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए वे झगड़ा, मारपीट, नोचना, गाली गलौज करना, वस्तुओं को तोड़ना, फाड़ना अथवा फेंकना, चिल्लाना, रोना, अपने शरीर को चोट पहुंचाना आदि क्रियाओं के द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि इसका हम उपचार कैसे करें। मेन पॉइंट तो यही है। तो ऐसे बालकों को क्रोध मुक्त करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, क्रोध के कारण का पता लगाया जाना चाहिए कि बच्चा क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। क्या ये बीमार बहुत ज़्यादा है, क्या या इसकी मानसिक कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर ये बचपन से ही है, जन्मजात ही है, इतना गुस्सा करता है, क्या कमी है। ठीक है, इसकी पहले सबसे पहले हर किसी की पहले आपको जांच करनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों है। उसके बाद यदि उसका क्रोध निरर्थक नहीं है तो उसकी मांग की आवश्यकता को पूरा कर देना चाहिए। बालकों को को यथासंभव चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्हें विभिन्न कहानियों, किस्सों, घटनाओं आदि के माध्यम से क्रोध के दुष्परिणामों से अवगत करना चाहिए। उन्हें खेल कूद, शिक्षा निर्देशन और मनोरंजन के व्यवस्थित अवसर देकर उन्हें कार्य में संलग्न रखना चाहिए। तो आपको यहाँ से इतना तो पता चल गया होगा कि जब भी इस तरीके की कोई बात आती है, यानी जो समस्यात्मक बालक होते हैं, सबसे ज़्यादा आप उनको क्या करें, सबसे ज़्यादा उनको अच्छे और बुरे की समझ बताएं, उनको क्या है उससे रिलेटेड नैतिक बातों को बताएं, सामाजिक बातों को बताएं। ठीक है, उनको उससे संबंधित नैतिक शिक्षा की कहानियाँ सुनाएं। ठीक है, तो इस तरीके से उनका जो समस्या है उनकी दूर हो जाएगी। पांचवा है अनुशासनहीन बालक। ठीक है, बहुत बच्चे क्या होता है, बहुत अनुशासनहीन होते हैं। अनुशासनहीन स्वयं में कोई जटिल समस्या नहीं, वातावरण के दुष्प्रभावों तथा समुचित शिक्षा प्रणाली के न होने के कारण प्रायः छात्र अनुशासनहीन हो जाते हैं। प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक अनुशासन के लिए मिले जुले स्वयं स्वरूप को छात्रों पर लागू करने के से उनकी क्या होती है, अनुशासनहीनता को सरलता से दूर किया जा सकता है। छठा है पढ़ने लिखने में रुचि न लेने वाले। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बचपन से उनको पढ़ने लिखने में क्या होती है, रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने लिखने में, ज़बरदस्ती उनको स्कूल भेजा जाता है, रो रो के वो नहाते धोते तैयार होते। आपने देखा होगा कि आपके परिवार में ही आपने देखा होगा कि कुछ बच्चा है, कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ज़बरदस्ती उनको तैयार किया जाता है, ज़बरदस्ती उनको नहलाया धुलाया जाता है, ड्रेस पहनाई जाती है ज़बरदस्ती, और वो पूरे टाइम रोते ही रहते हैं। जब तक आप उनको नहलाओ धुलाओगे, ड्रेस पहनाओगे, जब तक आप उनको स्कूल छोड़ने जाओगे, स्कूल में भी बैठाओगे, तब भी वो रोते ही रहते हैं क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आजकल अभिभावक और शिक्षक प्रायः कहते हुए सुने जाते हैं, क्या करें, हमारा बच्चा पढ़ने में मन ही नहीं लगाता है, ऐसे कहते नहीं। और आप लोग भी, अब आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो बहुत से प्रशिक्षु भी ऐसे कहते हैं, मुझसे ही कहते हैं, मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है ना। तो ऐसा होता है। वस्तुतः यह समस्यात्मक बालकों की उतनी अधिक नहीं है जितनी आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे माता पिता और शिक्षकों की है। यानी आजकल के सभी के माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, सभी के माता पिता क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं। तो उनके लिए बहुत समस्या है ये कि हमारा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, हमारा बच्चा तो अनपढ़ हो जाएगा, हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो फिर कैसे हम इसको आगे चल के, या इसका भविष्य कैसे होगा, बहुत सी टेंशन ले लेते हैं। बल्कि ये कितनी ज़्यादा समस्या नहीं होती, धीरे धीरे जैसे बच्चा समझदार होता है वो खुद ही पढ़ना शुरू कर देता है। इस समस्या का मूल कारण माता पिता तथा शिक्षकों के बालकों के साथ किया जाने वाला अमनोवैज्ञानिक व्यवहार है। बच्चों से अपेक्षाएं तो यह लगाई जाती है कि वह बड़े होकर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस या बड़ा अफसर बने। ठीक है, बड़ा अफसर बने, लेकिन होता क्या है, उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं, रुचि और क्षमताओं को जानने का प्रयास नहीं किया जाता है। यदि बालकों की शिक्षा उनकी रुचियों और क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं और अभियोग्यताओं को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाए तो सभी बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे, उनकी यह समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। समझने का प्रयास करें क्या मतलब कहा गया है। कुछ बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट जब नहीं लेते, जब माँ बाप क्या होते हैं उस पर थोपने लगते हैं कि नहीं, तुम्हें एक आईएएस बनना है तो तुम्हें आईएएस ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, भले ही उसकी इतनी कैपेसिटी, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, यानी कि वो इतना भाई प्रतिभाशाली बालक नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड वो चिल्ड्रन नहीं है कि वो आईएएस बन जाए, कि वो इंजीनियर बन जाए, कि वो डॉक्टर बन जाए। उसको वही करने दीजिए ना जो जिसको उसमें इंटरेस्ट हो।
ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा है कि आप उस पे पैसा भी लगा रहे हो, वो पढ़ भी नहीं पा रहा है, आपका भी पैसा जा रहा है और टाइम भी जा रहा है, और टाइम भी जा रहा है और वो टेंशन में भी है क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है। वो उसे भी पता है कि हमारे माँ बाप मेरे ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं और मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो टेंशन में आ जाता है। कभी कभी बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी रुचियों, उनकी योग्यताओं के आधार पर ही उन्हें खुद से पढ़ने देना चाहिए। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर, दुनिया में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस ही पढ़े लिखे होते हैं, बाकी नहीं होते, ठीक है। तो उनको जो सही लगे वो करना चाहिए। अगर उनको टीचर बनना पसंद है तो उनको टीचर बनने दीजिए, ठीक है। उनको किसी भी एमबीए करना पसंद है, एमबीए करने, जो भी उनकी मर्जी वो उन्हें करने दीजिए। उन पर पढ़ाई थोपिए नहीं, ठीक है। समस्यात्मक बालकों की हम पहचान कैसे करते हैं? तो समस्यात्मक बालकों की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है। तो समस्यात्मक बालकों की पहचान हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करके कर सकते हैं, ठीक है। साक्षात्कार के द्वारा कर सकते हैं, अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप करके, यानी उनसे बातचीत करके, कथात्मक अभिलेख करके भी कर सकते हैं, संचयी अभिलेख करके भी कर सकते हैं और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट कहते हैं निरीक्षण विधि के द्वारा हम कैसे करेंगे। तो समस्यात्मक बालकों का व्यवहार कक्षा में अन्य बालकों से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। वे क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। तो शिक्षक कक्षा में निरीक्षण के माध्यम से इन बालकों की पहचान कर सकते हैं। साक्षात्कार विधि के द्वारा भी हमने कहा, तो समस्यात्मक बालकों की पहचान करने के लिए छात्र के परिवार एवं शिक्षकों की जानकारी एकत्रित करके और साक्षात्कार के माध्यम से उन्हें विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगला है संबंधियों से प्राप्त सूचनाओं द्वारा भी कर सकते हैं। उनके जो संबंधी, उनके जो रिलेटिव हैं, उनके और जो उनके दोस्त हैं, यानी जो बेस्ट फ्रेंड, उनसे भी आप पूछ के कर सकते हैं कि ये भाई इतनी समस्या क्यों पैदा कर रहा है। तो इन बालकों की जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधियों, माता पिता, शिक्षकों, मित्रों आदि से सूचनाएं प्राप्त करके समस्यात्मक बालकों की पहचान की जाती है। अगली हम बात करते हैं 4, कथात्मक अभिलेख के द्वारा हम कैसे करेंगे। तो कक्षा में शिक्षक अनेक कथात्मक अभिलेखों के माध्यम से समस्यात्मक बालकों के स्तर की पहचान करते हैं। संचयी अभिलेख के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संचयी अभिलेख जो बालक संबंधित होते हैं, उनके अध्ययन के माध्यम से शिक्षक समस्यात्मक बालकों की पहचान कर सकते हैं। फिर क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा कैसे करेंगे। उपरोक्त विधियों के अतिरिक्त यदि इन बालकों की पहचान ना हो सके तो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता लेकर उनका सहारा लिया जाता है और इनके माध्यम से समस्यात्मक बालकों की पहचान की जा सकती है, ठीक है। अगला है समस्यात्मक व्यवहार के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। उनका व्यवहार, उसका कारण क्या है। तो इन बालकों में होने वाले व्यवहार में अन्य या स्वयं उनके लिए समस्यात्मक बन जाते हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे अनुपयुक्त वातावरण, ठीक है। उनका जो जैसा उन्हें इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो भी हो जाते हैं। यदि परिवार के माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्य सदैव लड़ते झगड़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई परिवार के माता पिता दिन भर लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी बनती नहीं है ना, निभती नहीं है, तो लड़ते ही रहते हैं। तो इससे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बहुत टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कैसे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी कटेगी, या भाई बहन बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, ठीक है। तो भी बालक में समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही शिक्षकों द्वारा बालक के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करना, यानी उनको क्या कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, ठीक है, उनको मार पीट रहे हैं, अधिक प्यार व इस प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है। मूल प्रवृत्तियों का दमन भी होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों के दमन से कुछ बालकों में भावना ग्रंथियां पड़ जाती हैं, ठीक है। वे समस्यात्मक बालक के निर्माण में योगदान देते हैं। सामवेगिक दोष क्या है, आवश्यकताओं के अभाव प्रायः सामवेगिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देते हैं। शारीरिक क्षति, शारीरिक दोष भी समस्या बालक को जन्म देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, वंशानुक्रम। समस्यात्मक बालक का एक कारण वंशानुक्रम भी होता है, जिसके फलस्वरूप उनके पूर्वजों से भी उनमें ऐसे गुण आ जाते हैं, ठीक है। किसी के माँ बाप बहुत गुस्सैल होते हैं ना, गुस्से वाले होते हैं, तो भी क्या होता है, तो बच्चा भी वैसे ही होता है ना। आपने देखा होगा बहुत अकड़ू टाइप का बच्चा भी होता है ना, या फिर कुछ भी कह सकते हैं ना, उनके अंदर कोई ना कोई होता है। अब समस्यात्मक बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसी उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो समस्यात्मक बालकों पर निम्न अनुसंधान किए गए हैं व उनके संदर्भ में आधुनिक शिक्षावादियों यानी एजुकेशनिस्ट जो होते हैं एवं मनोवैज्ञानिकों यानी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, इनसे इन बालकों की शिक्षा हेतु निम्न उपचार दिए गए हैं, जिनमें हम निम्न बिंदुओं द्वारा विधिवत समझेंगे।
पहला है बौद्धिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा यानी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आईक्यू। आईक्यू के अकॉर्डिंग शिक्षा कैसी होनी चाहिए यानी बच्चों की बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग शिक्षा कैसे देनी चाहिए। तो कक्षा में प्राय 2 प्रकार के बालक देखने को मिलते हैं। एक तो बहुत उच्च बुद्धि के बालक होते हैं यानी कि जिन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, और एक निम्न बुद्धि के बालक होते हैं, है ना। बालकों की बौद्धिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए तो वे बालक जो अपने बौद्धिक क्षमता के कारण समस्यात्मक बन जाते हैं उनमें ये दोष उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, नहीं पैदा होगा। फिर क्या, रुचि के अनुकूल शिक्षा यानी बच्चों को किस विषय में, कैसे बच्चों को इंटरेस्ट आए ऐसी शिक्षा दो कि बच्चे उस विषय में रुचि लेने लगे। तो कैसे क्या होगा, प्रायः कक्षा में देखा जाता है कि बालकों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा नहीं मिलती है, यानी वो जैसी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा नहीं मिल पाती है। ऐसे छात्र अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा सामग्री को ना पाने के कारण वे कला में अध्ययन करने से कतराने लगते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे उनमें समस्यात्मक व्यवहार जैसे झूठ बोलना, विद्रोह करना, कक्षा से भाग जाना, समस्या विकसित होनी। जब उनको किसी सब्जेक्ट में समझ में ही नहीं आएगा तो वो स्कूल से भागने लगेंगे, ठीक है, चोरी करने लगेंगे, झूठ बोलने लगेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगला है शिक्षण विधि यानी अलग अलग टीचिंग मेथड के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो भी बच्चों के अंदर समस्या नहीं पैदा होगी। बालकों के शैक्षिक समायोजन हेतु शिक्षकों को ऐसी अध्यापन विधि अपनानी चाहिए जो रुचिकर, प्रेरणादायक, सहज व आनंदप्रद हो, जिससे छात्रों की उपस्थिति कक्षा में बनी रहे और कक्षाओं को बालकों के भाग जाने की समस्या समाप्त हो जाए। अगला है अनुशासन यानी डिसिप्लिन जिसे हम बोलते हैं। एक शिक्षक के व्यक्तित्व या बहुत बड़ा प्रभाव बालकों पर पड़ता है। अभी आपको कोई शिक्षक, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको गुस्सा करूँ, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप अपनी बहुत से ऐसे हैं प्रशिक्षु जो फालतू की बकवास करके चले जाते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे उनसे मतलब है जो हमारे प्रशिक्षु बहुत अच्छे से हमें सुनते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो हम उन खराब प्रशिक्षु को, हमारे लिए कोई भी खराब नहीं, बच्चा कोई भी खराब नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है पढ़ने का, हर किसी का अपना तरीका होता है समझने का, है ना। जिसका कहते नहीं, जो जैसा सोचता है वैसा ही तो वो बोलेगा, ठीक है। हम कैसे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तो एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है, एक टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चों से क्या होना चाहिए, बच्चों से बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, बच्चों से बहुत क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बच्चों से आप बहुत अच्छे से व्यवहार करोगे, बहुत अच्छे से बातचीत करोगे तो वो आपकी क्लास में इंटरेस्ट लेंगे और इससे आपको भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। जिस प्रकार का व्यक्तिगत शिक्षक अपनाता है उनकी छाप वह बालकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। शिक्षक या व्यक्तिगत प्रांतीयता, जातीयता, पक्षपात आदि से परे होना चाहिए, जिससे बालकों में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो सके। वह भाव बालकों को समस्यात्मक व्यवहार का समाधान कर सके। आपको कभी याद होगा, आप बचपन में जैसे आपको कोई टीचर ऐसा होगा जो बहुत मारता होगा, तो आप लोग सोचते होंगे कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो फिर मैं नहीं मारूंगा, बच्चों को बहुत दर्द होता है, कितना टीचर मारते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसीलिए क्यों आप बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करिए तो वो आपको भी अच्छा ही रिजल्ट देंगे, ठीक है। आप उनको डराएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, देखा होगा जो ज़्यादा टीचर अकड़ू होते हैं ना, उनके क्लास के हर एक बच्चा क्या होता है, एक डर की वजह से वो होता नहीं खराब, लेकिन वो डर की वजह से खराब हो जाता है, ठीक है। मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट करके बच्चों को पढ़ाना। बालकों के लिए शिक्षा है तो मनोरंजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी बीच बीच में बच्चों को इंटरटेन भी करिए। अगर इंटरटेन नहीं करेंगे तो फिर बोरिंग क्लास लगेगी, है ना। इस प्रकार के अवसर ना मिलने पर बालक कक्षा में अनुपस्थित होकर इसके अवसर खोजने लगते हैं, कक्षा में समस्या उत्पन्न करते हैं। ये मनोरंजन हो सकते हैं जैसे अच्छे खेल, फिल्म दिखाना, शिक्षा संबंधित फिल्म, है ना, ऐसा नहीं कि कोई और फिल्म दिखा दो, ड्रामा दिखाना, संगीत, इसके द्वारा, ठीक है। अगला है शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों यानी पेरेंट्स और टीचर का जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोऑपरेशन ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। बालकों में उत्पन्न हुए समस्यात्मक व्यवहार को दूर करने हेतु शिक्षकों व अभिभावकों दोनों के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। दोनों का इसमें सहयोग होना चाहिए जिससे बच्चा समस्या ना पैदा कर सके। भाई अगर बच्चा कोई समस्या कर रहा है तो एक टीचर को अपने उस बच्चे के पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि क्यों ये ऐसा करता है, क्यों ये इतना गुस्सा करता है, या फिर ये चोरी क्यों कर रहा है, या फिर ये झूठ इतना क्यों बोलता है ना, इस तरीके से, या इतना झगड़ालू क्यों, या फिर ये इतना गुस्से वाला क्यों है ना। बच्चों और पेरेंट्स को भी टीचर से उसके बारे में पूछते रहना चाहिए। घर में यदि बालक कोई समस्यात्मक व्यवहार करते हैं तो अभिभावक को चाहिए कि वह उनके शिक्षक से जाकर इस पर विचार विमर्श करे, ठीक है। आपने देखा होगा अब आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, आजकल के बच्चे खुद ही इतने स्मार्ट होते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के मम्मी पापा क्या होते थे, फालतू की शिकायतें हम लोग की लगाया करते थे टीचर से, है ना, क्योंकि टीचर हम लोग को पीटता था।
क्यों फालतू की शिकायतें लगाती है, ये बहुत तेज़ है, बहुत नालायक है, पढ़ती नहीं लिखती नहीं। ऐसे जो पुराने ज़माने के जो पेरेंट्स होते थे वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा शिकायतें सारी की सारी शिकायतें पूरे दिन के टीचर से लगाया करते थे, है ना। सुझाव के आधार पर शिक्षकों को यथासंभव प्रयास हेतु लग जाना चाहिए, तभी हम उसमें इस व्यवहार से मुक्ति पा सकेंगे। तो इस तरीके से शिक्षा दी जानी। शिक्षा के क्षेत्र में समस्यात्मक बालकों की विशेषता क्या होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो निम्न शैक्षिक लब्धि, लो एजुकेशनल क्वोशिएंट होना चाहिए, निम्न बुद्धि लब्धि होना चाहिए, अल्प समायोजन भी किया जाना चाहिए, संवेगात्मक अपरिपक्वता भी हो सकती है, अल्प पारस्परिक संबंध हो सकता है, सीमित आवश्यकताएं, सीमित अभिरुचियाँ शामिल होती हैं। ये सभी विशेषताएं होती हैं। तो कैसी लगी वीडियो, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी और समस्यात्मक बालक से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसको आप जब इसका आंसर लिखोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया सा आंसर आपको लिखना है। आप क्या करा करिए, जब भी आप फर्स्ट पेपर पढ़ें शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध, या फिर आप सेकेंड पेपर पढ़ रहे हो समावेशी शिक्षा, दोनों पेपर बहुत अच्छे हैं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो ना तो ये आपके दोनों पेपर बेस्ट हैं, क्योंकि ये सीटेट में आपके बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड सेमेस्टर ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद जा कर के टेट और सीटेट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा। आप जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हो ना थर्ड सेमेस्टर की, तो ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कभी थर्ड सेमेस्टर वालों को नहीं मना करती कि आप डीएलएड सीटेट का फॉर्म ना भरें या टेट का फॉर्म ना भरें, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि 60 to 70% क्वेश्चन आपके थर्ड सेमेस्टर से बनते हैं, ठीक है। डीएलएड से जो आपके पूरी डीएलएड की अगर हम बात करें तो 60 to 70% आपके यहीं से पेपर समझ लीजिए तैयार होता है, ठीक है। तो जो नहीं कर पाते वो पछताते हैं, जो बहुत ज़्यादा कोचिंग के पीछे भागते रहते हैं, ये कोचिंग करना वो कोचिंग करना। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके ही सीटेट को कवर कर लिया था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किया करिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।